की, भारत माता की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नितिन जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, बहन सुषमा जी, श्रीमान अरुण जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और देश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। उठो यहाँ से क्या कर रहा है यार, रिकॉर्ड चल रहा है, लाइव कर रहा है। भाइयों बहनों, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। देखो मित्रों, गुजरात का विजय किसी व्यक्ति का विजय नहीं है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के अहर्निश एकनिष्ठ पुरुषार्थ का परिणाम है। गुजरात का विजय समय पर खरी उतरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विजय है। गुजरात का विजय भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक संस्कृति है, उस राजनीतिक संस्कृति के प्रति प्रजा के विश्वास का परिणाम है। गुजरात का विजय भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन का विजय है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात का विजय गुजरात की जनता का विजय है। और इसलिए निमित्त रूप कल जो मेरा सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, आप लोगों ने भी जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया, इस सब के अधिकारी देश के लाखों कार्यकर्ता हैं, गुजरात की जनता है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। मैं सारा सम्मान इन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी देश के कार्यकर्ता
इस अधिवेशन की तरफ बहुत बारीक नजर से देख रहे हैं और शायद कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ऐसी है जिस पर न सिर्फ हिंदुस्तान का, पूरे विश्व का ध्यान है। क्रिकेट की कमेंट्री की तरह हर पल यहां की खबरें दुनिया में पहुंचाई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कितना बड़ा महत्व है। भाइयों बहनों, दिल्ली में जो सरकार बैठी है, ये सरकार का होना हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे रहते हुए हिंदुस्तान के तख्त पर ऐसी सरकार हो, यह हमें कभी मंजूर नहीं है। देश को डुबो दिया, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, महंगाई गरीब को मार रही है और दिल्ली में बैठी हुई सरकार है कि नहीं है, इसकी भी अनुभूति नहीं हो रही है, देश को महसूस नहीं होना। और इसलिए मित्रों, हमने बड़े गौर से सारे घटनाक्रमों की ओर देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी में देश के लिए कुछ करना, देश को कहीं जाकर के ले जाना, ये जज्बा ही नहीं है मित्रों, उसके चरित्र में नहीं है, उसके ब्लड में नहीं है। और मैं ये इस बात को सिद्ध कर सकता हूं, आजादी के बाद के पहले 3 दशक कांग्रेस पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा फहरता था। मैं ये इस बात को सिद्ध कर सकता हूं, आजादी के बाद के पहले 3 दशक कांग्रेस पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा फहरता था। विपक्ष का नामो निशान नहीं था, मीडिया की इतनी घेराबंदी नहीं थी, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था, एनजीओ की भरमार नहीं थी, पीआईएल जैसी कोई शब्द सुना नहीं था। हर प्रकार की सुविधाएं 3 दशक तक उनके पास थी। और वो कालखंड था जब कोरिया भी अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था, इजराइल अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था, चाइना अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था। हिंदुस्तान के पास सारी संभावनाएं पड़ी थी, दुनिया के कई देश हमसे आगे निकल चुके, हिंदुस्तान गिरता चला गया। तब तो राजनीति में हम लोग कहीं नहीं थे। क्या कारण था कि आप कर नहीं पाए? किसने रोका था? कारण यह था कि आपके इरादे ही नहीं रहे, पहले से नहीं रहे। देश के हितों को एक परिवार के हित के लिए बलि चढ़ाना, यह कांग्रेस की परंपरा रही है। और न सिर्फ देश के हितों को, कांग्रेस के हितों को भी एक परिवार के लिए बलि चढ़ाना, ये परिवार की और कांग्रेस की परंपरा रही है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की पसंदगी की ओर देखिए। बीच का एक कालखंड आया था जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते सीताराम केसरी को पसंद किया गया था।
किसी को फील हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष है? अनुभूति होती थी, ऐसा लगता था जैसे किसी नाइट वॉचमैन को बिठा दिया है और मौके की तलाश में थे। कोई मजबूत व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष न बन जाए, वरना इस परिवार का आगे क्या होगा। और इस हेतु से कांग्रेस का नुकसान हो ये मान करके, स्वीकार करके ऐसे हाथों में बागडोर दी गई ताकि वो जो चाहे वो करवा सके। और समय आते ही उस समय के दृश्य टीवी के पास मौजूद है, सीताराम केसरी को दफ्तर से उठा करके बाहर फेंक दिया गया था और पार्टी का कब्जा किया गया था। यह देश लोकतंत्र के अंदर किसी राजनीतिक दल का ऐसा लोकतंत्र स्वीकार करेगा? इतना ही नहीं, वो मौके की तलाश में थे, समय का इंतजार था। जैसे ही मौका मिला, तैयारी हुई, सब कुछ हड़प कर दिया। उसके बाद सरकार बनाने की नौबत आई। फिर ऐसा प्रधानमंत्री चुनो ताकि उस परिवार जो चाहे वो करवा सके। और इसलिए और एक नाइट वॉचमैन, और देश ने सोचा नहीं था कि रात इतनी लंबी होगी। और इसलिए और एक नाइट वॉचमैन, और देश ने सोचा नहीं था कि रात इतनी लंबी होगी। अंधेरा इतना गहरा होगा। और जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री का खुद का एक विश्व में स्थान है, तो उनको रोकने के लिए कांग्रेस के पुराने तरकीबें काम नहीं आएगी। दुनिया समझे ऐसी कोई बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स की भाषा बोल पाए, ऐसा एक बफर सिस्टम कायम करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इसी काम के लिए कि परिवार नजर न आए, प्रधानमंत्री कुछ कर न पाए और फिर भी मनचली होती रहे, और इसलिए जाने माने लोगों का जमघट करके एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का जोला खड़ा करके एनएससी बनाया गया और वो सारी सरकार को दिखा दें, इस प्रकार का एक नया तुक किया गया। जिनको धरती से कोई लेना देना नहीं, जिनको धरती से कोई रस मिल नहीं रहे, जो 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं, वो उन निर्णयों को कर रहे हैं जिसको जनता के साथ कोई संबंध नहीं है, टोटली डिस्कनेक्ट है। कांग्रेस पार्टी की दूसरी विशेषता देखिए, इस परिवार को जिन से खतरा होता है, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी को लेकिन वो देना चाहते नहीं थे। आज भी मुझे लगता है मित्रों, वो समस्याओं को जानते थे, समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते थे, लेकिन अगर प्रणवदा सफल हो जाए तो परिवार का क्या हो, इस चिंता होती, क्योंकि वो जमीन से जुड़े इंसान थे, वो समस्याओं को जानते थे, समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते थे, लेकिन अगर प्रणवदा सफल हो जाए तो परिवार का क्या हो, इस चिंता में देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉचमैन की परंपरा चलाना, यह उन्होंने चालू किया। इतना ही नहीं मित्रों, इस देश ने बहुत प्रधानमंत्री देखे और अधिकतम प्रधानमंत्री कांग्रेस गोत्र के प्रधानमंत्री थे।
इस देश को एक ही प्रधानमंत्री मिले जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं था, और वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए, जब तक कांग्रेस में मोरारजी भाई थे, प्रधानमंत्री का कोई स्कोप नहीं था। जब तक चंद्रशेखर कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री होने की संभावना नहीं थी। जब तक करण सिंह जी कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री की संभावना नहीं थी। जब तक वीपी सिंह कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री की संभावना नहीं थी। जब तक आई.के. गुजराल थे, देवेगौड़ा थे, संभावना नहीं थी। और उनकी अपनी ताकत जो भी होगी, कांग्रेस से जब बाहर निकले, वो देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के लिए सफल हो गए। कांग्रेस ने भीतर भी पूरी पार्टी को एक परिवार के लिए समर्पित करके रखा हुआ है, और उसके कारण देश में योग्य नेतृत्व पनप नहीं रहा है। मित्रों, इन सारी समस्याओं की जड़ों में कांग्रेस की ये विकृतियां हैं। जड़ों में जो विकृतियां हैं, भाइयों बहनों, भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए कांग्रेस एक दीमक की तरह फैल गई है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीमक को खत्म करने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है हम जानते हैं। इधर से खत्म करो तो उधर निकलती है। ये दीमक रूपी जो कांग्रेस विकृतियां हैं, उससे नष्ट करने के लिए एक ही दवाई काम आने वाली है दोस्तों। कांग्रेस रूपी दीमक को अगर हिंदुस्तान की धरती से नष्ट करना है, तो उत्तम से उत्तम दवाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पसीना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पसीने में वो दम है, जो दम देश को इस कांग्रेस रूपी दीमक से मुक्ति दिला सकता है। भाइयों बहनों, कभी कभी टीवी, मीडिया, अखबार देख करके हमें निराशा आती होगी। क्या होगा? क्या कांग्रेस जाएगी? हम जीत पाएंगे? इतनी सीटें हैं, बढ़ बढ़ करके कितनी बढ़ सकती है? ये सारे हिसाब किताब हमारे दिमाग में भरने का काम कुछ लोग करते रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस को बचाने के और कोई तरीके बचे नहीं है। तो इसी प्रकार की भ्रमणाएं फैलाना, और कुछ कार्यकर्ता भ्रमित भी हो जाते होंगे। लेकिन मैं देशवासी, मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को गुजरात के अनुभव से बताता हूं, हम चले या न चले, हम करें या न करें, देश चल पड़ा है। देश ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है दोस्तों। और भाइयों बहनों, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं। मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं, देश की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया। हमें सिर्फ वो जगह सही लोग भरे, उसकी चिंता करनी है। योग्य हाथों में ये चीज पहुंचे, ताकि 60 साल देश के जो बर्बाद हो चुके हैं। भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 20वीं सदी का उत्तरार्ध था, पूरे विश्व ने मान लिया था कि हिंदुस्तान 21वीं सदी का नेतृत्व करने के लिए अपने आप को सज्ज कर चुका है। अटल जी की सरकार के उस समय के निर्णयों के कारण पूरे विश्व में एक माहौल बन चुका था, और लग रहा था कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान का रुतबा होगा। लेकिन 2004 के बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम चला है, उससे साफ हो गया है मित्रों, 21वीं सदी में हिंदुस्तान का रुतबा न रहे, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान नहीं है, विश्व के एक बहुत बड़े तबके का नुकसान है। यह हमारी वैश्विक जिम्मेवारी है कि आज के संकट के युग में
हिंदुस्तान का रुतबा पैदा करे। मित्रों, आज विश्व कहता है कि 4 महासत्ताओं का खेल चलने वाला है। या कहते हैं अमेरिका, या कहते हैं चाइना, या कहते हैं यूरोपियन यूनियन, और आगे क्या कहते हैं, लेकिन चौथे के विषय में वो है तो हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान को तय करना है कि वो इस योग्यता की में खरे उतरने को तैयार है कि नहीं है। हमारे लिए क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। भाइयों बहनों, क्या इस देश में बदलाव नहीं आ सकता है? मित्रों, इन लोगों के कारनामों के कारण देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, चाहे रमन सिंह जी हो, चाहे मनोहर पर्रिकर जी हो, चाहे जगदीश जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे धूमल जी हो, चाहे सुंदरलाल पटवा हो, चाहे शांता कुमार हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, या राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, जब जब जहां जहां हमें सरकार चलाने का मौका मिला है, हमने देश को कुछ न कुछ दिया है। आज भी उत्तर प्रदेश में जाइए, राजनाथ जी के शासनकाल के अंदर शिक्षा व्यवस्था में जो क्रांति लाई गई थी, आज वहां का एक एक बच्चा याद करता है। सुंदरलाल पटवा जी के एक बार मैंने कहा था, मुझे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के लोग मिले थे। वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार एक मॉडल रूप सरकार चल रही है। 45 साल उस समय की बात है, 45 साल तक कांग्रेस ने जो नहीं किया, वो 45 महीने के अंदर पटवा सरकार ने करके दिखाया था। ये दुनिया भर में तारीफ हम लोगों की होती रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, सिर्फ गुजरात की नहीं, सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हुई है। मेरे सभी मुख्यमंत्री साथियों की हुई है मित्रों। क्योंकि प्रजा के लिए कुछ करना, गुड गवर्नेंस पे बल देना, ट्रांसपेरेंसी को प्राथमिकता देना, ये हमारे इरादे रहे हैं, हमारी कोशिश रही है। और मित्रों, मैं पॉलिटिकल पंडितों से आह्वान करता हूं, समय की मांग है कि देश के शासन के अलग अलग अनुभव हुए हैं। देश ने लेफ्टिस्टों की सरकार देखी है, देश ने कांग्रेस की सरकार देखी है, देश ने परिवार के द्वारा चलती हुई पार्टियों की सरकारें देखी हैं, देश ने मिली जुली सरकारें देखी हैं, और देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देखी है। 5 साल का कोई भी कालखंड पसंद कर लिया जाए और इन 5 प्रकार की सरकारों का इवैल्यूएशन किया जाए, मैं दावे से कहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सुशासन में नंबर 1 पर उतरेगी। ये हमारा ट्रैक। 5 साल का कोई भी कालखंड पसंद कर लिया जाए और इन 5 प्रकार की सरकारों का इवैल्यूएशन किया जाए, मैं दावे से कहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सुशासन में नंबर 1 पर उतरेगी। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है मित्रों। देश निराशा की घट में डूबा हुआ है। ये हम लोगों ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर सामान्य मानव के अंदर एक आशा पैदा करने की आवश्यकता है। समाज का बहुत बड़ा वर्ग यही कहता है, छोड़ो यार, कुछ होना नहीं है, ये हमारा नसीब, हम पैदा हुए, यही भाषा है। भाइयों बहनों, मैं कुछ 2 उदाहरणों से बताना चाहता हूं, 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यही देश, यही गंगा और यमुना की नदियां, यही मेरे किसान, यही खेत खलिहान, ये सब होने के बावजूद भी 60-70 के दशक में हिंदुस्तान विदेशों से गेहूं मांगवा करके खाता था। PIL 48 ये गेहूं को लाना और गांव-गांव बांटना इस सरकार का प्रमुख काम रहता था। सभी IAS अफसरों को वीकली रिपोर्ट देना पड़ता था, कहां पहुंचे, क्या हुआ। एक लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान। फर्क देखिए मित्रों, एक लाल बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, हिंदुस्तान का किसान उठ खड़ा हो गया और हिंदुस्तान भूखा नहीं मरेगा। हिंदुस्तान का आम आदमी विदेश से गेहूं खाने के लिए मजबूर नहीं होगा। ये संकल्प सरकार ने
मेरे देश के किसानों ने लिया, लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर लिया और देश के अन्न के भंडार भर दिए मित्रों। आज हमें विदेशों से गेहूं नहीं मंगवाना पड़ता, वही जमीन, वही खेत, वही पानी, वही किसान, उसके बावजूद भी कभी नहीं था, आज है। फर्क लाल बहादुर शास्त्री। मित्रों, ये देश देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और जब अटल जी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सारी दुनिया भड़क उठी। सभी दुनिया के समृद्ध देशों ने सैंक्शन लगा दिए। हिंदुस्तान आर्थिक रूप से तबाह हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी और विधि ने अवर्थ कर दी गई। और 11 मई थी वो दिन जब अटल जी ने अणु विस्फोट किया था। तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बयान दिए थे, इसमें अटल जी की कोई कमाल नहीं है, तो वैज्ञानिकों की कमाल है। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, 11 तारीख को जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की करामत से मैं मानता हूं, लेकिन दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दम था कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग नहीं। ताकत 11 वाले में जितनी है उससे ज्यादा ताकत 2 दिन के बाद 13 तारीख को न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें थी। और वो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का दर्शन कराती है, वो भारतीय जनता पार्टी के सामर्थ्य का दर्शन कराती है। और मित्र, एक नेता क्या कर सकता है उसका उदाहरण देती है। भाइयों बहनों, सारे विश्व ने हमके आर्थिक नाकाबंदी की थी, दुनिया ने हमको आइसोलेट कर दिया था, और तब अटल बिहारी वाजपेयी ने विश्व में फैले हुए भारतीयों को आह्वान दिया था कि देश पर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया है, विश्व के बन बैठे नेताओं ने हम पर जुल्म डाला है, मेरे देश में जो खड़े हो जाओ और आप इस बॉन्ड को खरीद करके हिंदुस्तान का फॉरेन एक्सचेंज का तिजोरी भर दो। भाइयों बहनों, सप्ताह के भीतर भीतर हिंदुस्तान की तिजोरी भर दी गई थी, अटल जी के शब्दों पर भर दी गई थी। कौन कहता है नहीं होता है। और इसलिए मित्रों, देश के अंदर एक आशा जन्माना बहुत आवश्यक है। एक आशा अगर होगी तो विश्वास पैदा होगा। और मित्रों, न सिर्फ आशा से चलने वाला है, न विश्वास से चलने वाला है। मित्रों, देश को फिर एक बार, देश के हर नागरिक को, देश के हर जवान को अरमान जगाने की आवश्यकता है। सिर्फ आशा और विश्वास नहीं चलेगा, हर भारतीय के भीतर एक अरमान पैदा हो, कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। और हम एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक कैटलिक एजेंट के रूप में एक ऐसी शासन व्यवस्था देश को दे ताकि 125 करोड़ देशवासियों के अरमान, 125 करोड़ देशवासियों की ऊर्जा, 125 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ हिंदुस्तान को कहीं से कहीं पहुंचा दे सकता है। भाइयों बहनों, मेरा विश्वास है, मैंने गुजरात की गोल्डन जुबली के ईयर पर मेरे गुजरात के नागरिकों को एक प्रार्थना की थी कि गुजरात की स्वर्णिम जयंती है, आप सिर्फ समाज हित के लिए, देश हित के लिए एक कदम आगे आइए। और आप एक कदम आगे आएंगे, हर गुजराती एक कदम आगे आएगा, 6 करोड़ कदम गुजरात आगे जाएगा। भाइयों बहनों, आज मैं फिर से उस अनुभव को आपके बीच रखना चाहता हूं। हम देशवासियों को विश्वास दिला दें कि आइए, अब एक कदम चलिए, एक कदम आगे बढ़िए, अच्छाई की ओर आगे बढ़िए, भारत की भलाई के लिए आगे बढ़िए, समाज की अच्छाई के लिए आगे बढ़िए। देखते ही देखते 125 कदम हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। मित्रों, जन भागीदारी के बिना
इतना बड़ा देश अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर सकता है। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने जन भागीदारी के तत्व को समाप्त कर दिया है। उनको तो लगता है कि विदेश से दो चार ताकतें आ जाएं तो उनका काम चल जाएगा। अखबार की सुर्खियों में तो जगह मिल जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर जगह नहीं मिलेगी। और सारी सरकारें विकास को जन आंदोलन बन करके चल रही है। ये बेटी बचाओ अभियान सरकार के सर्कुलर से नहीं चलते हैं। शिवराज जी, रमन सिंह जी, मनोहर जी सबने मिलकर के नेतृत्व किया और समाज में विश्वास पैदा किया, और बेटी बचाने के क्षेत्र में आज किसी भी सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मित्रों, इतने बड़े देश को जोड़ना होगा। लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों को जोड़ा, देखते ही देखते देश बदल गया। हम जनता पे भरोसा करें, हम आम आदमी पर विश्वास करें। मित्रों, दुर्भाग्य से इन दिनों आर्थिक सुधार के नाम पर बातें चल रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मैं अर्थशास्त्रियों को आह्वान करता हूं, विश्व की कोई भी, क्या भारत सरकार जिन कदमों को ले रही है वो आर्थिक सुधार के व्याख्या की मर्यादा में भी आते हैं क्या? आपकी डिलीवरी सिस्टम ठीक करते हो, जो कि आपकी गलतियों का परिणाम है, आपके कुशासन का नमूना है, उसको अगर आप ठीक करने जाते हो और आप उसको रिफॉर्म कह रहे हो, ये रिफॉर्म होते हैं क्या? रिफॉर्म आने वाले 20-50 साल तक असर पैदा करने वाली नीतियों से जुड़े हुए होते हैं, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। और लास्ट माइल डिलीवरी की चिंता है मित्र। प्रशासन का सुधार, गवर्नेंस में बदलाव, ये प्रशासनिक सुधारों में जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म में नहीं आता है। दूसरी तरफ मैंने देखा मित्रों, और मुझे नाराजगी कांग्रेस से है उससे ज्यादा उन पॉलिटिकल पंडितों से है जो दिन रात कांग्रेस को सर्टिफिकेट देते रहते हैं। मैं हैरान हूं, जो सरकार देश के अर्थतंत्र को सबल बनाने के लिए कोई योजना न ला सकती हो, जो सरकार रुपये की ताकत गिरती हुई सिर्फ देख रही हो, जो सरकार खजाने को लुटाना, डोल डिस्ट्रीब्यूशन, लोग लुभावनी बातें, इसको अगर कोई आर्थिक कार्यक्रम कहेगा तो मित्रों वो राज्य, वो देश कभी भी आर्थिक ताकतवर नहीं बन सकता है। मुझे स्मरण है मित्रों, में जब पहली बार 2001 में गुजरात के अंदर जिम्मेवारी संभाली, मेरी सरकार में 6,700 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिसिट थी। 6,700 करोड़, आज 400 करोड़ सरप्लस वाली मेरी सरकार है। मित्रों, जब हमने कार्यभार संभाला, हमारे देश में जितने भी पीएसयूज होते हैं उसका जन्म ही मृत्यु के लिए होता है। पीएसयू जन्म लेता है, कभी अपने बलबूते पर वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, और ऐसे पीएसयू चल रहा है। उन पीएसयू को ठीक करने के लिए उनके पास कोई मॉडल नहीं है। या तो उसका प्राइवेटाइजेशन करो या तो उसको बंद करो। मित्रों, गुजरात ने एक तीसरा मॉडल दिया कि हमारे पीएसयूज को कॉर्पोरेट कल्चर, प्रोफेशनलिज्म, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उन सारे पहलुओं से आगे बढ़ाया जाए। मित्रों, हिंदुस्तान की सभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां जो राज्यों की है, हजारों करोड़ के घाटे में है। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 2001-2 में प्रति वर्ष 2,500 करोड़ रुपए का घाटा करती थी।
भाइयों बहनों, आज पूरा देश ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है। हमने एक नया पैसा बिजली का दाम नहीं बढ़ाया 12 साल में, एक नया पैसा नहीं। पहले शाम को खाना खाते समय बिजली नहीं मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। जितनी चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए मिल सकती है। और उसके बावजूद भी पर ईयर 2,500 करोड़ का घाटा करने वाली हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आज 700 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। क्यों? लीकेज बंद कर दिया। राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया निकलता है 85 पैसे 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे डूल हो जाते थे। क्या ये देश इस नजारे को देखता रहे? भाइयों बहनों, मैं गुजरात एक्सपीरियंस से कहता हूं, हिंदुस्तान का मूल स्वभाव प्रामाणिकता है। मेरे देश के नागरिकों का मूल संस्कार ईमानदारी है। अगर हम उस प्रामाणिकता और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हुए नीतियों के आधार पर अगर शासन व्यवस्था चलाने का प्रयास करें तो देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकते हैं। इतनी सारी सरकारें हैं मित्रों, किसी पर कोई आरोप नहीं लगा है। ये छोटी बात नहीं है मित्रों। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, नक्सलिज्म दिखना फलाना देश तबाही की ओर बढ़ रहा है, आतंकवाद वगैरह। लेकिन उस बीच में मेरे देश के पॉलिटिकल पंडितों ने हमारे रमन सिंह के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ अन्याय किया है। हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर अन्याय किया है। और मैं बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं भाइयों, इस देश के लोग कभी तो देखो, एक इंसान मौत को मुट्ठी में लेकर के बस्तर के जंगलों में जाने की हिम्मत करता है। वो इंसान जहां मुख्य रूप से जनसंख्या आदिवासियों की है, जहां नक्सलिज्म उफान पर है, उसके बावजूद भी आदिवासियों के कल्याण का उत्तम से उत्तम मॉडल क्या हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह ने दिया है। और हिंदुस्तान में कांग्रेस के मित्रों से मैं कहता हूं, अगर सचमुच में आदिवासियों का भला करना है, ये हमारे समाज के पिछड़े लोगों का भला करना है, उनको नक्सलवाद की जातियों की ओर जाने वाले पिछड़े इलाकों को रोकना है, बचाना है, रमन सिंह जिताना है, ये हमारे समाज के पिछड़े लोगों का भला करना है, उनको नक्सलवाद की जातियों की ओर जाने वाले पिछड़े इलाकों को रोकना है, बचाना है। रमन सिंह जी ने एक मॉडल पेश किया है, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, चूंकि वो डॉक्टर रमन सिंह का मॉडल है, इसकी बात किसी के पास पहुंचाना नहीं और नक्सलवाद फैले तो फैलने देना, नौजवान बेमौत मरे तो मरने देना। कब तक ये खेल चलेगा? भाइयों बहनों, हर जिंदगी की अपनी एक कीमत होती है, हर जिंदगी के अपने सपने होते हैं, हर मां बाप परिवार का वो भरोसा होता है कि कितनों को मरने देंगे। मित्रों, समय की मांग है, समय की मांग है कि सरकार के अंदर भी कोई दम है, कम से कम ये तो दिखाएं। लोग निराश हो जाते हैं और इसलिए दिल्ली सरकार ने निराशा का माहौल बना, उसका कारण यही है मित्रों। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसकी भी तुलना करने का समय आ गया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों को देखें, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके व्यवहार को देखेंगे, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है
कि बीजेपी इज विथ ए मिशन, और जब कांग्रेस के कार्यकलापों की बात करते हैं, देखते हैं, तो तुरंत पता चलता है कांग्रेस इज फॉर कमीशन। मित्र, देश के सामने मिशन और कमीशन के बीच का झगड़ा होने वाला है, और देश कमीशन से मुक्ति चाहता है। और मैं मानता हूं, मैं तो इस पूरे देश में फैलाइए, ये कमीशन पार्टी है, उसका नाम ही कमीशन पार्टी। हेलीकॉप्टर में भी, 2G में भी, हर चीज में कमीशन। 1%, 2%, 5%, चाचा का इतना, मामा का इतना, साले का इतना, साली का इतना, भाई का इतना, भतीजे का इतना, यही चल रहा है। दामाद का मैं गृहस्थी नहीं होने के कारण ये रिश्तों वालों में बड़ा गड़बड़ हो जाता है, कुछ छूट जाता है। मैं तो कांग्रेस पार्टी से इस देश को मुक्ति दिलाना, यह भी बहुत बड़ा देशभक्ति का काम है। देशभक्ति के लिए और कुछ भी न करें, इनसे मुक्ति दिलाएं, तो भी मित्रों वो वही काम होगा जो आजादी के दीवानों ने आजादी पाने के लिए किया था, वही होगा। मित्रों, स्वराज्य के लिए जैसे लोगों ने बलिदान दिया था, कष्ट झेले थे और अंग्रेजों को हटा करके स्वराज पाया था, वैसे स्वराज्य के लिए भी जनसंघर्ष करते हुए कांग्रेस की मुक्ति दिलाए, स्वराज्य आएगा। अंग्रेजों से मुक्ति मिली, स्वराज आया, कांग्रेस से मुक्ति मिले, स्वराज्य आएगा। और समस्याओं का समाधान स्वराज्य में है, विकास में है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए सामान्य से सामान्य मानव की जिंदगी में बदलाव लाना, उसको कठिनाइयों से मुक्त करना, ये हम लोगों का दायित्व है। मित्रों, इन दिनों आप देखते होंगे गुजरात के संबंध में आलोचना होती है तो क्या होती है, मैं उस आलोचना का स्वागत करता हूं। आलोचना बहुत होती है मेरी, लेकिन आलोचना क्या हो रही है? मोदी कहते थे 8% जाएंगे, लेकिन वो 7.9% गए। मोदी कहते थे 12 लाख करोड़ का होगा, लेकिन 11 लाख करोड़ हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि देश को विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने मजबूर किया है। ये ठीक है कि आज हमारी तुलना उनसे करने की कोशिश हो रही है जो बहुत पहले से हमसे आगे हैं। कुछ पैरामीटर अमेरिका से निकालेंगे, कुछ पैरामीटर जापान के निकालेंगे, कुछ पैरामीटर जर्मनी के निकाल, कहेंगे देखो मोदी सब बातें करता है, लेकिन जर्मनी में तो ऐसा है, गुजरात में नहीं है। वाह, क्या बात है। आपने देश को कह दिया। यह भी खुशी की बात है मित्रों कि दुनिया के समृद्ध देशों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी से द्वारा चली हुई सरकारों की तुलना हो रही है। और मित्रों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, वो समय दूर नहीं होगा जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का अध्ययन करेगी और उसमें से रास्ता खोजने की कोशिश करेगी। दुनिया के देशों को भी समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता मिलने वाला है। मैं तो हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2-2.5% से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और क्या कारण है कि गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, ये कैसे कमाल कर रहे हैं। मेरे दिल्ली के मेहरबानों, कम से कम इसकी तरफ नजर तो करो, हम कैसे कर रहे हैं। क्या कारण बन गया, क्या कारण बन गया कि जब से हमारा गंगा यमुना के प्रदेश देश के अंदर के भंडार भरते थे, आज उसके बाहर के इलाके देश के अंदर के भंडार भर रहे हैं। क्या कारण बना है, हमको देखना नहीं है। मित्रों, सुशासन की अपनी एक ताकत है। प्रजा की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप
इस काम को बढ़ाना इसका सामर्थ्य रहा है और उसके कारण एक परिणाम होता है। भाइयों बहनों, इस राष्ट्रीय परिषद से हम जब जाएंगे, आदरणीय अडवाणी जी का मार्गदर्शन लेकर के जाएंगे, आदरणीय राजनाथ जी का मार्गदर्शन लेकर जाएंगे, सभी वरिष्ठ नेताओं का लगातार हम मार्गदर्शन ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे भीतर से एक संकल्प उठना चाहिए। हमें भीतर से एक संकल्प करके जाना चाहिए और निर्णय हमारा यह होना चाहिए कि जनता ने उखाड़ फेंकने का तय कर लिया है, उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। जनता के साथ रह करके उसको उखाड़ फेंकने की दिशा में हम कितने आगे बढ़ सकते हैं, ये निर्णय करें। मित्रों, विश्वास कीजिए, कांग्रेस बच नहीं सकती, किसी भी हालत में बच नहीं, कोई नहीं मिटा सकता उसको। लेकिन देश बचाने के लिए जनता के सामने एक ऑल्टरनेट ला करके हमको खड़ा होना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में वो दम है, लोटस में वो दम है, कमल के निशान में दम है। मित्रों, उस कमल के निशान को लेकर के जाना है। व्यक्ति कौन है कौन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में कभी मैटर नहीं करता है। मित्रों, उम्मीदवार कौन है कौन नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में मैटर नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी लक्षावधि कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का एक संपुट है, तो संपुट के आगे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मित्रों, देश को निराश करने का हमें अधिकार नहीं है। और मैंने पहले कहा था, इस कांग्रेस रूपी दीमक को हटाने का एक ही काम है और एक ही ताकत है, कार्यकर्ताओं का पसीना। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल जी के इस मंत्र को हम जीवन में उतारने का संकल्प करके चले, न हम रुकेंगे, न हम थकेंगे, न हम झुकेंगे, चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, जन जन के बीच जाएंगे, गांव गांव घर घर जाएंगे, उनके सुख दुख के साथी बनेंगे, उनके भीतर एक नए अरमान को जगाएंगे और उन अरमानों को देश के अरमानों के साथ जोड़ेंगे और सबकी ताकत बना करके स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती जब मना रहे तब स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल पहले देखा था। उन्होंने कहा था, मैं अपने आप के सामने देख रहा हूं, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान है। उन्होंने कहा था, मैं अपने आप के सामने देख रहा हूं कि मेरी भारत माता विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगी। 125 साल बीत चुके हैं, विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मना रहे तब हम संकल्प करें कि विवेकानंद जी, यह देश गोल्डन जुबिली, डायमंड जुबिली मनाएगा, ये देश डायमंड जुबिली मनाएगा। उसके पहले पहले हम आपके सपनों को पूरा करके रखते हैं। आओ दोस्तों, हम उस तरह देते थे। भाइयों बहनों, देश के हालात देखते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अंधेरा घना है। भाइयों बहनों, अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। आइए दोस्तों, हम यहां से चल पड़े और कमल के साथ एक दिया जलाएं, विकास की रोशनी फैलाएं, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।